जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हमारी पड़ोसी मुल्क नेपाल के बारे में। नेपाल की प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा अपने प्रधानमंत्री पद से आज इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश में आंदोलन हमको देखने मिला था। बांग्लादेश के स्टूडेंट ऐसी आंदोलन छेड़ा था कि शेख हसीना की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया था। सेम नेपाल बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में देखने को मिला कि वहां की प्रधानमंत्री आज इस्तीफा दे दी है। 4 सितंबर के दिन एक नेपाल सरकार द्वारा ऐसी फैसला लिया जाता है कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाता है नेपाल सरकार के द्वारा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक। बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाता है, जिसमें और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इस 26 प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाता है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्लेटफॉर्म्स के जरिए नेपाल की आम जनता बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे थे और खास तौर पर 2017 को नेपाल सरकार एक एयरबस फ्लाइट खरीदे जिसमें दुर्नीति के खिलाफ आवाज बावाजे बुलंद किया गया था। और वहां के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के 65,000 रुपया महीने की सैलरी के बावजूद ये इतने उसके परिवार में धन संपत्ति कहां से आते हैं। यहाँ पे नेपाल के लोगों के बेरोजगार है, विदेश में काम करने जाना पड़ता है, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही चला रहे हैं, जिसके कारण जिनजे एक संगठन है जिसके बैनर तले विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ और विरोध प्रदर्शन इस तरह से भड़क गए कि आगजनी में उतर आए हैं। नेपाल की जगह जगह में आगजनी हो रहे हैं। नेपाल के पूर्व एक प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बीवी को भी जला दिया गया है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे ये आंदोलन इतनी तेज में उतर आई कि आज प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले कई मंत्री जो है अपने पदों से जो है रिजाइन कर दिए थे। देखना दिलचस्प यह होगा कि नेपाल में अब नए तौर पर कौन प्रधानमंत्री बन के आते हैं। एक चेहरा सामने आ रहे और GJN नाम के एक संगठन जो 1997 से 2012 के बीच में तैयार हुआ था, जो आम जनता की बात करते हैं, उस बैनर तले विरोध प्रदर्शन इतना तेज हुआ कि सरकार को हिला डाला। बांग्लादेश के बाद अब जो है नेपाल की सरकार भी इस्तीफा देने पर मजबूर होगी। क्या लगता है कि अब उसके बाद भारत में भी हो सकता है? इससे पहले श्रीलंका में हुआ था, नेताओं को घसीट घसीट के मारा था क्योंकि देश की परिस्थिति बहुत ही खराब हो गया था। उसके बाद बांग्लादेश, अब नेपाल, हमारी तीनों तरफ की जो पड़ोसी मुल्क है उनमें ऐसा हो गया है। पाकिस्तान की भी हालत बहुत खराब है और हिंदुस्तान में भी तानाशाही जो है अब डिक्टेटरशिप में उतर आए हैं। क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा होने की संभावना देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि नेपाल में इस तरह का घटना बांग्लादेश के बाद हो गए हैं और जनता जनार्दन है। जनता अगर सड़क पर उतर आए तो किसी की ताकत नहीं है कि जनता के आगे कोई टिक पाए। दुर्नीति के खिलाफ बावाजे बुलंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के कारण ही ये फैसला सरकार को भारी पड़ गया है, नेपाल सरकार को। उसी तरह हिंदुस्तान में भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार की गोदी में बैठे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म्स है जिनके जरिए सरकार की दुर्नीति के खिलाफ आवाज बुलंद किया जाता है। क्या इस तरह का घटना हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं? आप दर्शक अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस नेपाल की पूरी हिस्ट्री, इस कहानी, ये जो आज आगजनी हुई है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इससे रिलेटेड ऑडियो क्लिप्स हम पूरी तरह से आप दर्शकों के बीच में रख रहे जा रहे हैं। सुनिएगा जरूर। नेपाल के युवाओं के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। सुनने में आ रहा है कि ओली ने सेना के दबाव में पद छोड़ा। युवाओं ने सत्ताधारी दल, विपक्षी नेता, राष्ट्रपति और विपक्षी नेता के घरों पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने देश के वित्त मंत्रालय को लात घूंसे से पीटा और घसीट कर ले गए। सत्तारूढ़ दल के कार्यालय में आग लगा दी गई। नेपाल में श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी घटना दोहराई गई। गुस्सा पहले से ही था। पूरा विरोध 4 सितंबर को सड़क पर उतर आया। उस दिन नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिए। इनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल थे। आम लोग उन्हीं माध्यम से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे। उसी दिन सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी गैर पंजीकृत ऐप्स बंद कर दिए जाएंगे। इस
घोषणा के तुरंत बाद आम लोग सड़क पर उतर आए और दंगे के रूप में कर दिए। इस बीच विरोध प्रदर्शनकारियों को दबाने के दौरान 19 लोगों को गोली मारी और 400 से अधिक लोग घायल हुए। देश के युवा पीढ़ी लगातार सत्ताधारी और विपक्षी नेताओं पर अधिकारिक भ्रष्ट होने की आरोप लगा रही थी। 2017 में नेपाल सरकार ने एक एयरबस विमान खरीदा था। इससे सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसमें असंतोष और गहराया गया खरीद में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगे। प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग का कहना था कि नेताओं के बच्चे की जीवनशैली लोगों के ध्यान खींच रहे हैं। उनके डिजाइनर कपड़े, शानदार विदेशी कारें, महंगे घर और लगातार विदेश यात्राओं को लोगों की असहज बना रहे थे। ऐसे में आम लोगों की जीवन दूसरी ओर गहरा खाई में जा रहे थे। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री की मासिक आय 65,000 रुपया टका होने के बावजूद उसके परिवार के लोगों की संपत्ति में आसमान छू रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार 5,000 लोगों काम की तलाश में देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं क्योंकि देश में काम नहीं है और अगर काम है भी तो वो वेतन नहीं है। इसी बात से लोगों को नाराज कर दिया। देश की जीडीपी का 33% हिस्सा विदेश के काम करने वाले नेपालियों का आता है और ऐसी करते हुए जनता हाँफ रही थी कि दूसरी ओर देश की राजनेताओं के विलयपूर्ण जीवन शैली लोगों को और की ओर दखल रहे थे। इसी गुस्से से प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहा और लोगों ने आज आखिरकार उस सत्तारूढ़ अहंकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आज इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।